डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस वीडियो में 18 सामग्री हो सकती है जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया यह वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो रेड स्टोरी FM द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी बेहतरीन कहानियां और अपडेट मिल सकें। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो आपको सूचित रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। रेड स्टोरी FM परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। जब लकी ने पुरस्कार के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। सिस्टम के बोनस के साथ उसे 500 मिलियन मिलेंगे, जो कि उसके किराने के विभाग को स्थिर करने के लिए पर्याप्त है। वह अभी जवाब देने ही वाला था कि बगल से एक घमंडी आवाज आई। उसे भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने पहले कभी किसी दौड़ में भाग नहीं लिया है। वहां मौजूद सभी लोगों ने आवाज के स्रोत की ओर अपनी निगाहें घुमाई। वहां उन्होंने एक युवक और युवती को अपनी ओर आते देखा। यहाँ मौजूद सभी युवा इंचोएट के शीर्ष परिवारों से थे। इंचोएट क्रिस्टल शहर के करीब होने के कारण वे निश्चित रूप से इन दो लोगों को देख पाए थे। वे जाने माने थे और लोगों का यह समूह उनका सम्मान और प्रशंसा भी करता था। ये दो नए लोग कोई और नहीं बल्कि स्टीव और ब्रेंडा थे, जो लकी के सौतेले भाई बहन थे। वे पिछले 3 दिनों से इंचोएट शहर में रह रहे थे। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इंचोएट शहर में कौन लकी की मदद करता है, लेकिन इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद भी उन्हें इस बारे में एक भी सुराग नहीं मिला था। इसके अलावा लकी की चाल इतनी अनियमित थी कि वे उनका पीछा ही नहीं कर सकते थे। आज उन्हें इंचोएट शहर की दूसरी पीढ़ी ने रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। आखिरकार यह एक साप्ताहिक प्रमुख कार्यक्रम था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था और इसीलिए वे यहाँ थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भाई लकी भी यहाँ होगा। और जो कुछ उन्होंने देखा उससे उन्हें पता चला कि वह अभी दूसरी पीढ़ी को जान रहा था। अब उन्हें पता था कि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसके पास स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे? बस 1 मिनट में दोनों समूह से पहले पहुंच गए थे। जैसे ही वे पहुंचे, वे युवा तुरंत उनकी चापलूसी करने लगे, उनके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखने लगे। आखिरकार अल्फोंसो परिवार की मदद से उनके परिवारों के लिए विकास करना मुश्किल नहीं होगा। युवा मास्टर स्टीव, युवा मिस ब्रेंडा, स्वागत है, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे उसे अजीब तरीके से अपना हाथ वापस लेना पड़ा। अन्य लोग भी उनका अभिवादन करने के लिए आ गए, बड़े, लेकिन विलियम से सीख लेने के बाद उनमें से किसी ने भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अभिवादन समाप्त होने के बाद इंचोएट शहर के शीर्ष परिवारों का समूह कुछ हद तक परेशान था, यह नहीं जानते हुए कि स्टीव के पिछले शब्दों के अनुसार आगे क्या करना है, कि लकी दौड़ में भाग नहीं लेगा। आप लोग इतनी चिंता न करें, हम दौड़ में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। हम दौड़ के पुरस्कार बढ़ा देंगे, ब्रेंडा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी नजर लकी की ओर घुमाई, जो वहां उदासीनता से खड़ा था, और कहा, लकी, मुझे नहीं लगता कि आपको दौड़ में भाग लेना चाहिए। आखिरकार आप दौड़ में अच्छे नहीं हैं। आप केवल खुद को शर्मिंदा करेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। युवाओं का समूह इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि ऐसा लग रहा था कि लकी और दोनों एक दूसरे को जानते थे और जो कुछ वे बता सकते थे उससे पता चलता था कि उनके बीच का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि दोनों को लकी पसंद नहीं था। दूसरी ओर लकी को उनकी परवाह नहीं थी। लकी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजर स्टीव की तरफ घुमाई, जो उसे तिरस्कार भरी नजर से देख रहा था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इसके अलावा मेरी प्रतिष्ठा से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। लकी की आवाज उसकी हमेशा की तरह उदासीन आवाज के बजाय काफी ठंडी थी। एलेक्स के शब्दों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। अमीर दूसरी पीढ़ी को नहीं पता था
कि इस स्थिति के बारे में क्या करना है। इसके अलावा वे जानते थे कि उन्हें स्टीव और ब्रेंडा की जोड़ी को बीच में रोकने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जिस पल वे उन्हें नापसंद करेंगे उनके पीछे के परिवार निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। चलो छोटे भाई, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूं और तुमने पहले कभी किसी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। ब्रेंडा ने लकी के पिछले शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा। युवकों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्हें आखिरकार कुछ ऐसा मिला जो तीनों को जोड़ता था। ऐसा लग रहा था कि वे भाई बहन थे और उनके बीच बहस हुई। चूंकि यह एक पारिवारिक मामला था, इसलिए वे अपनी नाक घुसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरी ओर वे काफी हैरान थे कि लकी क्रिस्टल सिटी के अल्फोंसो परिवार का सदस्य था। यहां तक कि जॉर्ज, जो एलेक्स के बगल में था, उसे भी आखिरकार कुछ समझ में आया। उसने पहले देखा था कि लकी का नाम अल्फोंसो के नाम पर लकी है। ये उसके पहचान पत्र और अनुबंध पर लिखा नाम था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे जब उसने उसे अपने नए कर्मचारी के रूप में लिया था। लकी ने भौहें सिकोड़ियां। ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे लिए परेशानी खड़ी करने आए हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे रेस में भाग लेना है और मुझे जीतना ही होगा, अन्यथा सिस्टम द्वारा मुझे जो समय दिया गया है उसके समाप्त होने से पहले मेरे पास रेस के लिए दूसरी जगह खोजने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। लकी, तुम यहां से क्यों नहीं चले जाते? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह कार कहां से मिली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस रेस में भाग नहीं लेना चाहिए, स्टीव ने अहंकार से कहा। लकी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों न हम शर्त लगाएं। कैफे का दरवाजा खुला और गुंडे जैसे दिलोब यहां वहां देखने लगे जैसे वो किसी को कुछ। तभी वो लोग सीधा बॉबी के पास आए। हो गया बॉबी भाई, आपको गेम खेलने की जरूर रही है। इतना कहते ही वो दोनों लड़के उस छोटे बालों व लड़की की तरफ देखने लगे, मगर बॉबी ने बिना कोड दिए चुपचाप कंप्यूटर पर बैठने का इशारा कर दिया। सिद्धार्थ ने भी पीछे मुड़कर चिराग और गौतम की तरफ देखा और वो दोनों भी तुरंत अपनी अपनी जगह लेकर गेम के लिए तैयार हो गए। इस बार वो लड़की और उसके साथ आया हुआ वो मोटा लड़का पीछे खड़े होकर गेम देख रहे हैं, मगर इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सा डर दिख रहा है। वो दोनों गेम के दौरान सिद्धार्थ की प्लानिंग और उसकी गेमिंग दोनों को अच्छे से देख चुके हैं। वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता है कि अगर सिद्धार्थ ने उनके लीडर को हरा दिया तो क्या होगा, लेकिन इस बार प्लेयर चेंज होते ही उसका असर भी गेम में दिखने लगा। इस बार उनके दुश्मन ने अपने पूरी प्लानिंग बदल दी। इस बार उन्होंने सिद्धार्थ को गेम से बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि सबसे पहले गौतम और चिराग को टारगेट किया। इस बार इन नए प्लेयर्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि उनके पास प्रोफेशनल गेमिंग स्किल्स है। गौतम और चिराग इतने ज्यादा टफ नहीं है कि उनके सामने टिक पाए। जब तक वो दोनों मुश्किल से लेवल 2 पर ही पहुंचे, तब तक उनकी दुश्मन टीम आराम से लेवल 4 पर पहुंच गई। उनकी स्पीड और उनके खेलने का तरीका दोनों को देखकर गौतम और चिराग के होश उड़ गए। सिर, मुझे बचाया। मैं इस घर के अंदर छुपा हूं और दुश्मन ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं अब ज्यादा देर तक अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। सिद्धार्थ ने अभी गौतम की तरफ देखा भी नहीं और तभी उसके कानों में चिराग की आवाज आई, सिड, मेरा घर जलता जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे हेडक्वार्टर्स कहाँ है और ये बंदूक की गोलियां कौन चला रहा है। मगर इस बार सिद्धार्थ ने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की। उसे खुद भी नहीं पता कि इस बार वो क्या कर रहा है। कुछ ही देर में गौतम और चिराग गेम से बाहर हो गए और उसके बाद उनको दुश्मन ने अपना सारा ध्यान सिद्धार्थ को हराने में लगा दिया। चाहे सिद्धार्थ कितना भी ज्यादा चालाक क्यों न हो, लेकिन इस बार उसका दुश्मन उससे कहीं ज्यादा तेज है और उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को पीछे हटाना शुरू कर दिया। अगर पहले की बात होती तो शायद सिद्धार्थ घबरा जाता और कोई ना कोई गलती कर बैठता, मगर इस बार बात सिद्धार्थ और उसकी इज्जत की है। वो पहले इस तरह के लोगों से बहुत जगहों पर हार चुका है, मगर इस बार वो हार मानने को तैयार नहीं है। इस बार उसका दिमाग और उसकी स्पीड दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुके हैं। जैसे ही बॉबी की आर्मी ने सिद्धार्थ को खेलना शुरू किया, सिद्धार्थ ने तुरंत एक ऐसी बंदूक निकाली जो उसने सबसे छुपाकर अपने पास रखी हुई थी और उससे अपने दुश्मन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तब जाकर बॉबी और उसके साथियों को पता चला कि वो लोग इस वक्त कितने ज्यादा पानी में हैं। इस बार सिद्धार्थ ने उन्हें हराने के लिए किसी तरह की कोई चालाकी नहीं की और एक एक करके बॉबी की टीम के सारे मेंबर्स को हरा दिया। आखिर में आकर उन लोगों की हालत यह है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो गेम जो कुछ वक्त पहले तक उसकी मुट्ठी में था,
वो अचानक से पलट कैसे गया? गौतम और चिराग अपना मुंह खोले सिद्धार्थ की कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। कुछ देर पहले तक उन्हें यही लग रहा था कि आज वो हार जाएंगे और उन्हें सब लोगों के सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ेगा, मगर सिद्धार्थ ने पल भर में पूरी बाजी पलट कर रख दी। सिर यार, तू सही में हीरो निकला यार। दुश्मन टीम के लीडर बॉबी को गेम के बीचों बीच में ही पता चल गया था कि वो लोग हारने वाले हैं। वो जानता था कि उन्हें सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को अपना उस्ताद मानना पड़ेगा और उनके आगे झुकना पड़ेगा। यह बात उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। गेम के बीच में एक वक्त ऐसा था जब सिद्धार्थ की स्पीड बहुत तेज हो गई थी, यहां तक कि जब बॉबी और उसकी टीम स्पीड लेवल 8 पर थे, तब सिद्धार्थ पहले से ही लेवल 12 पर पहुंच चुका था और यह पहले से ही उस गेम का हाईएस्ट लेवल है। उन दोनों का मैच देखने के लिए वहां पर ढेर सारे लोग पहले से ही जमा है और इस तरह के सीन को देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। खास करके सिद्धार्थ का आखिरी वार देखकर तो वो सब लोग जोर से चिल्लाने लगे। आखिरी वक्त में दुश्मन टीम को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और सिद्धार्थ ने एक झटके में सब लोगों को खत्म कर दिया। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग हार ही नहीं सकते। बॉबी के 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने तुरंत खड़े होते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हार उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो अचानक से खड़ा हुआ और उसने अपनी कुर्सी नीचे फेंक दी। वो अभी भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा है, लेकिन बॉबी भी अपनी जबान का पक्का है और वो भी ना चाहते हुए अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा होने लगा। वो छोटे बालों वाली लड़की को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बॉबी से कुछ भी करने के लिए मना करना चाहती है, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसने याद किया कि सिद्धार्थ ने उसे किस तरह हराया था और उसने कुछ भी बोलने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। भाई। बॉबी और उसके सारे आदमियों ने नीचे झुककर सिद्धार्थ को भाई कहकर पुकारा। उन सबके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही है। याद रखना, आज के दिन के लिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर आज मैं किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मुझे भाई कहकर बुलाओगे, समझ गए? ये बात सुनकर बॉबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर वो इस वक्त सिद्धार्थ से कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। ये शर्त उसने ही लगाई थी और अब उसे यह माननी ही होगी। लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा सब लोगों को साफ बता रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतनी बेइज्जती सहन नहीं की है। आज सिद्धार्थ को काफी मजा आया। वो तो बस यहाँ पर गौतम और चिराग की वजह से गेम खेलने के लिए आया था, मगर उन लोगों की शर्तों की वजह से उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ एक गेम ही था, इसलिए वहां से उठकर खड़ा हुआ और गौतम और चिराग के साथ पूल खेलने चला गया। सिर, तू तो सच में कमाल निकला यार। आज हम दोनों सच में तेरे फैन हो गए। गौतम और चिराग ने सच में ऐसा गेम शायद किसी मूवी में भी नहीं देखा होगा। आज उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धार्थ को लेकर उनकी आंखें खुल गई हों। उन्हें नहीं पता था कि कोई इंसान गेम खेलते हुए भी इतना टैलेंटेड हो सकता है। वो लोग सीधा बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड खेलने चले गए। काफी देर से कंप्यूटर पर बैठने की वजह से उनकी बॉडी अकड़ गई है, इसलिए वो अच्छे से अंगड़ाई ले रहे हैं। उसी वक्त अचानक से कैफे का कसीनो वाला दरवाजा खुला और वहां से कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप अंदर आया। उन्हें देखते ही गौतम की आंखें तुरंत चमक उठी। अरे ये तो जाह्नवी है। सिद्धार्थ और चिराग ने भी अपना चेहरा घुमाकर देखा तो उस ग्रुप में सचमुच जाह्नवी ही है। बेशक जाह्नवी ही है। बेशक जाह्नवी बेहद सुंदर है और शायद उस ग्रुप में सबसे अच्छे दिखने वाली लड़की भी, लेकिन इसके बावजूद भी उस ग्रुप में स्टैंडर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस ग्रुप में जितने भी लड़के हैं वो सब काफी हैंडसम हैं और लड़कियां भी किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही। वो पूरा ग्रुप काफी पढ़ा लिखा और एलिगेंट लग रहा है। उसमें से कुछ लोगों ने अपने कमर पर गिटार और वायलिन बंधे हुए हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो सब शायद एक साथ म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और साथ में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। हेलो जाह्नवी, क्या तुम यहाँ पर कुछ प्ले करने के लिए आई हो? चिराग ने दूर से जाह्नवी को आवाज लगाई। वो तीनों उसे देखकर हमेशा काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी नजर में वो आज भी उनके बचपन की दोस्त है। जाह्नवी ने भी मुस्कुराकर प्यार से जवाब दिया, हाँ, ये सब लोग मेरे साथ ही म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे, इसलिए मैं भी इनके साथ आ गई। इतना कहकर उसने सिद्धार्थ और गौतम की तरफ देखा। पहले तो वो थोड़ा झिझक गई, मगर फिर भी उसने अपना चेहरा हिलाकर उन्हें धीरे से हेलो बोला। बेशक वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हो, मगर जब से सिद्धार्थ ने नदी के किनारे सब लोगों के सामने ये कहा
कि वो जाह्नवी को पसंद करता है। तब से उन दोनों के बीच ना चाहते हुए भी एक अजीब से दूरी आ गई। सिद्धार्थ जाह्नवी को देख ही रहा होता है कि तभी एक बेहद हैंडसम लड़के ने जाह्नवी के पास आकर उससे पूछा, जानू, क्या ये तुम्हारे दोस्त है? उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ साफ दिखाई दे रही है। उस वक्त जाह्नवी सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने सारे दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाए, और उसने कहा, हाँ, ये सब लोग मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। मगर ऐसा कहकर उसे बेहद अजीब लगा। आखिर वो अपने बचपन के दोस्तों को एक तरह से इग्नोर कर रही है। इसलिए उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इसका नाम सिद्धार्थ है, ये भी काफी अच्छा गाता है। वो अच्छा। इतना कहकर उस लड़के ने ऊपर से नीचे तक सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसका मुंह काफी अजीब सा बन गया। कोई भी उसे देखकर साफ बता सकता है कि वो सिद्धार्थ को खुद से काफी नीचा समझ रहा है। इस चौमू का तो मैं अभी मुंह तोड़ता हूं। इतना कहते ही गौतम गुस्से से उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा और उसका गुस्सा देखकर चिराग भी काफी डर गया। वो समझ गया कि आज गौतम जरूर सब लोगों के सामने कोई ना कोई तमाशा करेगा। लेकिन चिराग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तू फिर से कोई ड्रामा मत कर यार। ये लोग जाह्नवी के दोस्त हैं, अच्छे से बिहेव कर, नहीं तो हमारे साथ साथ उसकी भी बेइज्जती होगी। वहीं दूसरी तरफ जब जाह्नवी ने अपने उस दोस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे काफी ऑकवर्ड लगा। आखिर उसके ये नए दोस्त उसके लेवल के नहीं है। इस बात से तो यही साबित होता है कि उसका पुराना सर्कल कितना गया गुजरा है। वैसे तो जाह्नवी बाकी लोगों की तरह ज्यादा लालची नहीं है, मगर फिर भी उसे अपने इज्जत और स्टैंडर्ड की बेहद फिक्र है। वो अपने पुराने दोस्तों की फिक्र भी करती है। इसलिए वो सिद्धार्थ, गौतम और चिराग से पहले की तरह ही मिलती है। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का तो बहुत दूर की बात है, जाह्नवी खुद भी उन तीनों से बात नहीं करना चाहती। इसके बाद जाह्नवी ने उस लड़के को सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत भी नहीं समझी। उसके नए ग्रुप में 2 लड़कियां हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीरे से स्माइल की। उनके चेहरे गोल है और वो दिखने में सचमुच किसी बॉलीवुड हीरोइन की तरह लग रही है। उन लड़कियों ने तुरंत जाह्नवी के पास आकर पूछा, क्या ये लड़का सच में काफी अच्छा गाता है? दिखने में तो ये बहुत हैंडसम है। अगर मुझे सच में इसका गाना अच्छा लगता है तो मैं इसे डेट करने के लिए तैयार हूँ। तुमने उसकी बॉडी देखी? उसकी बॉडी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई जिम ट्रेनर हो। हाउ सेक्सी। अरे जाह्नवी, तुम हमें इससे कब मिलाओगी? सिद्धार्थ को देखते ही वो लड़कियां आपस में बातें करने लगे, मगर जाह्नवी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस धीरे सब मुस्कुराती रही। वहीं सिद्धार्थ और जाह्नवी की नजरें बार बार टकरा रही हैं, लेकिन जाह्नवी सिद्धार्थ से दूर रहना चाहती है। सिद्धार्थ ने देखा कि उस ग्रुप के लोग सब एक ही तरह के हैं और वो उन लोगों से बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिए सिद्धार्थ उनसे थोड़ा अलग हो गया और वो अकेले ही गेम खेलने लगा। गौतम और चिराग ने भी उसके साथ एक टेबल ले लिया और वो दोनों उस पर पूल खेलने लगे। सिद्धार्थ अपने हाथ में बास्केटबॉल लिए उसी टेबल पर बैठ गया और उन दोनों को खेलते हुए देखने लगा। हमेशा से ही सिद्धार्थ पूल खेलने में काफी अच्छा रहा है। गौतम और चिराग उसके आसपास भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए ज्यादातर वो दोनों आपस में खेलते हैं और गौतम चुपचाप बैठकर उन्हें देखता है। उसी वक्त जाह्नवी भी अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर आ गई। उसका वो दोस्त पूल खेलने में बेहद माहिर है। कुछ लोग उसके साथ खेलने के लिए आए, मगर उसने आराम से उन सबको हरा दिया। इसलिए उस लड़के के अंदर का घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने ग्रुप के लोगों से कहा, हर बार यहाँ आकर मुझे ऐसे ही बोर होना पड़ता है। मुझे कोई इंसान ऐसा मिलता ही नहीं है जो मेरे साथ खेलकर मुझे भी हरा सके। कभी कभी तो इंसान को हारना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर कुछ लड़कियां धीरे से हंसने लगी और वो आराम से बैठकर अपने ड्रिंक पीने लगा। जाह्नवी ने देखा कि उसका दोस्त बोर हो रहा है, इसलिए उसने गौतम और चिराग की तरफ देखा जो अब बास्केटबॉल गेम खेल रहे हैं और उनसे कहा, गौतम, चिराग, तुम दोनों ऋषभ के साथ कुछ देर बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते? गौतम और चिराग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो वह दोनों इस ग्रुप को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें जाह्नवी की बात रखनी ही है। इसीलिए गौतम ने धीरे कहा, ठीक है। वो लड़का ऋषभ मल्होत्रा गौतम और चिराग की तरफ देख भी नहीं रहा होता और गौतम जब तक उसके पास नहीं पहुंचा तब तक वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर उसके बाद वो वहां से उठकर पानी पीने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद गौतम और चिराग उसी जगह पर खड़े रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। इस साले की अकड़ तो देख। हम क्या इसके बाप के नौकर लग रहे हैं जो इसके आगे पीछे घूमेंगे? चिराग ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा,
पर गौतम उसे शांत कराने लगा। छोड़ यार, थोड़ी देर की बात है, गेम खेलते हैं और ये किस्सा खत्म करते हैं। जाह्नवी के साथ आया हुआ वो लड़का गौतम और चिराग को काफी एटीट्यूड दिखा रहा है, मगर फिर भी वो लोग उसके साथ गेम खेलने के लिए मान गए। लेकिन इसके बाद वह उन दोनों को अपने ही जगह पर खड़ा करके बाहर पानी पीने के लिए चला जाता है। पानी पीकर जब ऋषभ वापस लौटा तो उसने जाह्नवी की तरफ देखा और पूछा, जानू, क्या ये लोग सच में खेल पाएंगे? मुझे किसी अरे गहरे लड़के के साथ खेलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तभी ऋषभ के साथ खड़े एक दूसरे लड़के ने कहा, हमारे ग्रुप का कोई भी लड़का ऐसे ही किसी भी लड़के के साथ गेम नहीं खेलता। तुम्हें तो पता ही है कि हम रोहित कपूर सर से म्यूजिक सीख रहे हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। ये बात सुनकर गौतम और चिराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इसी वक्त उस लड़के का मुंह तोड़ देना चाहते हैं, मगर जाह्नवी की वजह से उन्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा। वहीं बुरा तो जाह्नवी को भी काफी लग रहा है, मगर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती। गौतम और चिराग उसके पुराने स्कूल के दोस्त हैं, जो आज नहीं तो कल उससे अलग हो ही जाएंगे, मगर ये लोग उसकी आने वाली जिंदगी के बहुत जरूरी लोग हैं। इनके बारे में उसे सोचना ही होगा। इसलिए उसने गौतम से पूछा, गौतम, क्या तुम दोनों को बास्केटबॉल खेलना आता है? उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को ठीक से खेलना ना आता हो और उसकी सब लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए। मगर अपने बचपन के दोस्त के बारे में सोचकर गौतम और चिराग ने अपने आप को संभाला और एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हाँ, हम लोग ठीक ठाक खेल लेते हैं। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने धीरे से हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? चलो, अब जब हम खेल ही रहे हैं तो फिर अच्छे से खेलते हैं। क्यों ना हम कोई शर्त लगाएं, तब खेलने में ज्यादा मजा आएगा। उसकी बात सुनकर गौतम और चिराग थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने पूछा, कैसी शर्त? तुम किस तरह से खेलना चाहते हो? हम लोग स्नूकर खेलते हैं। एक राउंड जीतने वाले पर जीतने वाले को 2000 रुपए मिलेंगे। 2 राउंड जीतने पर उसका डबल हो जाएगा और टोटल मिलाकर 5000 रुपए मिलेंगे। तीसरा राउंड जीतने पर उसका 3 गुना 15,000 रुपए मिलेंगे। क्या पैसों का जुआ? गौतम और चिराग को यही लगा कि शायद इस तरह से पैसों को दांव पर लगाना ठीक नहीं रहेगा। उन दोनों को इस बारे में सोचते हुए देखकर ऋषभ के चेहरे पर एक घमंड मरी मुस्कान आ गई और उसने पूछा, तो क्या तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम एक गेम में पैसा लगा सको? तो फिर भूल जाओ और जानो, तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो सच में साथ रहने लायक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लेवल भी इनकी तरह खराब हो जाएगा। ये सुनते ही जाह्नवी का सुंदर चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और वो काफी शर्मिंदा हो गई। गौतम ने अपनी जेब में रखे पैसों के बारे में सोचा और बोला, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। लड़के ज्यादातर अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जाह्नवी जैसी लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज गौतम के पास उसका डेबिट कार्ड भी है जिसमें 20,000 रुपए है। इसलिए उसे ये लगा कि शायद इतने पैसे आज के गेम के लिए काफी होंगे। मगर कुछ ही देर में 3 राउंड के बाद गौतम अपनी जेब में रखे हुए पैसों के साथ साथ अपने डेबिट कार्ड के पैसे भी हार चुका है। वहीं ऋषभ उसके साथ आगे भी गेम खेलने के लिए तैयार है, मगर अब गौतम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। लेकिन गौतम इतनी जल्दी ऋषभ से हार नहीं मानना चाहता, इसलिए उसने चिराग से कहा, चिराग, एक गेम ऋषभ के साथ तुम क्यों नहीं खेल लेते? वहीं चिराग के पास मुश्किल से 5 से 10,000 रुपए हैं, मगर वो अब मरा करने की हालत में नहीं है। मैं, अच्छा ठीक है, जय माता दी, बचा लेना भगवान। उसने अपने मन ही मन में भगवान को याद किया और खेलने लग गया। मगर 2 ही राउंड्स के बाद उसके पास सिर्फ 200 रुपए बचे। उसके अंदर बाकी खेलने की हिम्मत नहीं है। अगर वो दोबारा हार गया और पैसे नहीं दे पाया तो उसे भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? पैसे खत्म हो गए क्या? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो घर जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऋषभ ने अपने हाथ में पकड़े हुए 10,000 रुपए गिनते हुए उसे उकसाने की कोशिश की। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस जीतने का पूरा मौका दूंगा और अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तुम अपने हारे हुए पैसे वापस जीत पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पैसे वापस जीत पाओगे, क्योंकि तुम दोनों तो गधों से भी ज्यादा बेवकूफ हो। इतना कहते ही ऋषभ और उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ऋषभ जानबूझकर उन लोगों का मजाक उड़ा रहा है ताकि वो और बेइज्जत हो सके। वहां पर खड़े सब लोग ये बात देख सकते हैं कि अगर गौतम और चिराग इसी तरह से खेलते रहे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर उन्होंने अपने खोए हुए पैसे वापस नहीं लिया
तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी। तभी सिद्धार्थ उन लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि गौतम और चिराग सारे पैसे हार चुके हैं तो उनका दोस्त होने के नाते वो बल पड़ा। एक गेम मैं खेल कर देखता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ओहो, तो अब तुम खेलोगे? ऋषभ ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन उसका गेम देखने के बाद भी सिद्धार्थ के अंदर इतनी हिम्मत कैसे है कि वो उसके खिलाफ खेलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम और चिराग बेहद खुश हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को खेलते हुए देखा था और वो ये बात तभी अच्छी तरह से समझ गए थे कि सिद्धार्थ शायद उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड है, मगर सिद्धार्थ तो उन दोनों से भी कहीं ज्यादा गरीब है। तो आखिर उसके पास ये पैसे कहां से आए होंगे? और अगर वो हार गया तो वहीं जाह्नवी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा है, वो इन तीनों के बीच में क्यों पड़ रहा है। पर तभी जाह्नवी के पीछे खड़ी लड़की सिद्धार्थ का नाम सुनते ही खुश हो गई। जानू, ये लड़का तो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, एक काम करते हैं, इसे हम बास्केटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। जाह्नवी ने थोड़ा अपसेट होते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और तुम्हें कहां से ये हैंडसम लगता है? मामूली सा लड़का है बस ये। उसकी बात सुनकर हैरानी से उस लड़की की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने जाह्नवी से कहा, ओ जाह्नवी की बच्ची, क्या तुम्हारी आंखें तो ठीक है, तुम इसे मामूली कैसे कह सकती हो? ये तो दिखने में बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर दे सकता है यार। उस लड़की ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। इस पर जाह्नवी ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती और सिर्फ सिद्धार्थ और ऋषभ के बीच हो रही बातचीत को सुन रही है। तभी ऋषभ ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए थोड़ा आकड़ कर कहा, ठीक है, अगर तुम हारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे तुम्हें दोबारा सारे रूल्स तो नहीं समझाने पड़ेंगे ना? तो फिर ठीक है, मैं सारे रूल्स बदलना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक छोटा सा बैग निकालकर टेबल पर रख दिया। उसके वजन को देखकर पता लग रहा है कि उसमें काफी हजारों रुपए हैं। उसे खुद भी नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि वो शर्त के पैसे टेबल पर रख पाए। मेरे हिसाब से 5,000 रुपए से गेम शुरू करने के लिए बहुत कम है। कीमत कम से कम 10,000 रुपए से शुरू होनी चाहिए। हर एक राउंड पर जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलना चाहिए और हर एक पॉइंट पर वो पैसे डबल होना चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर वहां खड़े सब लोगों की हालत खराब हो गई। गौतम और चिराग आंखें फाड़े सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। चिराग ने गौतम के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अबे सिद्धार्थ ने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? ये अपने सारे पैसे हार गया तो गौतम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो चिराग को क्या जवाब दें। सिद्धार्थ को देखकर सच में यही लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से पागल हो गया हो। अचानक से सिद्धार्थ की ऐसी हिम्मत देखकर वहां खड़े सब लोग काफी हैरान हो गए। यहाँ तक कि जाह्नवी की सारी सहेलियां भी यह देखकर काफी ज्यादा चौंक गई। एक लड़की ने धीरे से जाह्नवी को कोहनी मारते हुए पूछा, जानू, क्या ये लड़का सच में काफी अमीर है? जाह्नवी ने अपनी दोस्त के सवाल पर धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जाह्नवी आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। अगर ये लड़का अमीर नहीं है तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए, और आखिर ये इतने पैसे सिर्फ एक गेम में लगाने के लिए क्यों तैयार है? गौतम और चिराग तो अपनी आंखें खोले सिर्फ सिद्धार्थ को देखे जा रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सिद्धार्थ के पास इतने पैसे आए कहां से। उन्हें सिद्धार्थ की फैमिली की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो लोग जानते हैं कि अगर सिद्धार्थ हार जाता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। गौतम सिद्धार्थ को खींचते हुए एक कोने में ले गया और धीमी आवाज में उससे कहा, भाई, मैं मानता हूं कि ये लड़का काफी बदतमीज है और इसने मुझे भी बहुत गुस्सा दिला दिया था, लेकिन हमें अपने हालात को भूलना नहीं चाहिए। गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और गौतम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुझे तो पता है कि मैं पढ़ाई में कभी इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन स्पोर्ट्स में तो हमेशा अच्छा रहा हूं, तो अब यहां पर भी मुझ पर भरोसा कर लें। लेकिन सिद्धार्थ, बात यह नहीं है कि तू गेम कौन सा खेल रहा है और तू उस गेम में कितना अच्छा है। बात यह है कि इतने पैसों को दांव पर लगाना ठीक नहीं रहेगा। अगर तू हार गया तो घर पर जाकर क्या बोलेगा? गौतम ने एक अंदाजा लगाया कि यह पैसे जरूर सिद्धार्थ के पापा के होंगे। गौतम ने सिद्धार्थ को मराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। तुम्हें नहीं लगता ये पैसे कुछ ज्यादा है? अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं लौटाने वाला।
ऋषभ ने सब लोगों के सामने महान बनने के लिए झूठ बोलते हुए कहा। वो ये नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसे लालची समझे, मगर असलियत तो ये है कि वो ये कहते हुए डर रहा था कि कहीं सिद्धार्थ उसकी बात मानकर अपना फैसला ना बदल ले। मगर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, कम पैसों में खेलने में मजा नहीं आएगा और मैं बोर हो जाऊंगा। तो ये बात है, ठीक है, अब तो मुझे भी खेलने में मजा आएगा। ऋषभ के इतना कहते ही सिद्धार्थ और ऋषभ एक दूसरे को घूरने लगे। वहीं बाकी सब भी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर इन दोनों में कौन जीतेगा। तो ये बात है, ठीक है, अब तो मुझे भी खेलने में मजा आएगा। दोस्तों, जब मैं ढेर सारे पैसे जीत जाऊंगा तो आज मैं सब लोगों को एक अच्छी पार्टी दूंगा। ऋषभ अपने खुशी को सब लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज उसे कैसे न कैसे करके वो सारे पैसे जीतने ही होंगे। उन दोनों ने एक साथ टेबल टेनिस खेलने का फैसला किया और गेम शुरू हो गया। सबसे पहले ऋषभ ने शुरुआत की और उसके बाद सिद्धार्थ ने। ऋषभ सच में टेबल सिज में टेनिस खेलने में काफी अच्छा है, यहाँ तक कि उसने बचपन में ही टेबल टेनिस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। एक वक्त था जब वो टेबल टेनिस में ही अपना करियर बनाना चाहता था, मगर बाद में चलकर उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में आ गया और उसने म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मगर इसके बावजूद भी वो किसी भी नौसिखिए खिलाड़ी से काफी अच्छा टेबल टेनिस खेलता है। उसने बॉल मिस कर दी और उसके बाद सिद्धार्थ की बारी आई। सिद्धार्थ काफी अच्छे तरीके से खेल रहा है और उसका एंगल भी काफी अच्छा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी बॉडी सिर्फ टेबल टेनिस खेलने के लिए ही बनी हो और जैसे वो पता नहीं पिछले कितने सालों से टेबल टेनिस खेल रहा हो। यहाँ तक कि बॉल को हिट करते हुए भी उसके चेहरे के हाव भाव काफी सीरियस है। वह दोनों इसी तरह से लगातार खेलते रहे। सिद्धार्थ जहां पर भी जाता है वहां पर लड़कियां उसके आसपास पहुंच ही जाती है। इस बार भी टेबल टेनिस के आसपास खड़ी लड़कियां मन ही मन में सिद्धार्थ को के लिए चीयर कर रही हैं। वैसे तो वो सारी लड़कियां जाह्नवी और ऋषभ की दोस्त हैं, मगर इस वक्त वो पूरी तरह से सिद्धार्थ की दीवानी हो चुकी है। बल्कि अंदर ही अंदर वो तो ये चाहती हैं कि ये गेम सिद्धार्थ ही जीते। लेकिन एक राउंड खेलने के बाद सिद्धार्थ हार गया, मगर उसकी हार और ऋषभ की जीत में बहुत ज्यादा पॉइंट्स का फर्क नहीं होता। सिद्धार्थ ने चुपचाप अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और ऋषभ को दे दिए। वो पैसे देखते ही ऋषभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ गौतम और चिराग के दिल की घबराहट अब बढ़ गई। तभी चिराग ने धीरे से सिद्धार्थ की शर्ट का एक कोना पकड़ा और उसे आंखों ही आंखों में यह गेम छोड़ने का इशारा किया, मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरे राउंड के दौरान सिद्धार्थ पूरी तरह से तैयार है। अब वो ऋषभ के खेलने की स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझ चुका है और अब वो इस गेम में अपनी ताकत दिखाने वाला है। देखते ही देखते सिद्धार्थ एक एक करके सारे राउंड जीतता चला गया और आखिर में आकर उसने एक साथ 50,000 रुपए जीत लिए। ये सब देखकर ऋषभ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक कोई भी उसके सामने टेबल टेनिस में खड़ा नहीं हो पाया, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। था तो आखिर यह कल का आया हुआ गरीब लड़का उससे कैसे जीत सकता है। सिद्धार्थ ने न सिर्फ गौतम और चिराग के पैसे जीत लिए, बल्कि ऋषभ को भी अपने पैसे उसे वापस देने पड़े। आह, ऋषभ ने गुस्से में आकर अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके सारे दोस्तों और कैफे में आए सब लोगों के सामने उसकी बेहद बेइज्जती हो गई। जाह्नवी को ऐसा लग रहा है जैसे वो सिद्धार्थ को नहीं बल्कि उसकी जगह किसी और को देख रही हो। सिद्धार्थ जो कभी किसी चीज में अच्छा नहीं रहा, उसने आज ऋषभ जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को टेबल टेनिस में हरा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पैसे भी जीते। वाओ, ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि यह तो काफी टैलेंटेड भी है। अगर ये इसी तरह से खेलता रहा तो क्या पता ये कल को ये हमारी देश के लिए नेशनल लेवल पर खेले। सच में मैं तो आज इसकी फैन ही हो गई। जाह्नवी की दोस्त ने उससे कहा, मगर जाह्नवी ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। उसे कभी सिद्धार्थ पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसलिए आज सिद्धार्थ को इस तरह देखना उसके लिए बिल्कुल नई बात है। सिर्फ जाह्नवी ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े सब लोगों का भी सिद्धार्थ को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो सब लोग सिद्धार्थ को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। ऋषभ को गुस्सा होते हुए देखकर गौतम हंसते हुए तुरंत आगे आया और उसने ऋषभ से कहा, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा या फिर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? अगर ऐसी बात है तो जाओ घर जाकर थोड़े पैसे ले आओ, हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ 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 हाँ। ऋषभ बस वक्त इतना नाराज है कि वो धीरे से खिसियानी हंसी हंसने लगा।
वो अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उनके स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा खुला और जिन लोगों के साथ सिद्धार्थ और गौतम ने कुछ वक्त पहले वीडियो गेम्स खेले थे वो लोग अंदर आ गए। जैसे ही ऋषभ ने बॉबी, उस छोटे बालों वाली लड़की और बाकी दोनों लोगों को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। अब वो सिद्धार्थ को कुछ भी कहना भूल गया और उन लोगों की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराने लगा। अरे बॉबी भाई, आप यहाँ पर कैसे? अच्छा, आप भी मेरी तरह घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्या? अगर आपका कभी भी यहाँ पर आना हो तो मुझे भी जरूर बताना। उन लोगों को देखकर ऋषभ के चेहरे की मुस्कान जा ही नहीं रही होती, बल्कि उसके चेहरे की अकड़ भी पल। इसलिए आज सिद्धार्थ को इस तरह देखना उसके लिए बिल्कुल नई बात है। सिर्फ जाह्नवी ही नहीं, बल्कि वहां पर खड़े सब लोगों का भी सिद्धार्थ को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो सब लोग सिद्धार्थ को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। ऋषभ को गुस्सा होते हुए देखकर गौतम हंसते हुए तुरंत आगे आया और उसने ऋषभ से कहा, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा या फिर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? अगर ऐसी बात है तो जाओ घर जाकर थोड़े पैसे ले आओ, हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ऋषभ बस वक्त इतना नाराज है कि वो धीरे से खिसियानी हंसी हंसने लगा। वो अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उनके स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा खुला और जिन लोगों के साथ सिद्धार्थ और गौतम ने कुछ वक्त पहले वीडियो गेम्स खेले थे वो लोग अंदर आ गए। जैसे ही ऋषभ ने बॉबी, उस छोटे बालों वाली लड़की और बाकी दोनों लोगों को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। अब वो सिद्धार्थ को कुछ भी कहना भूल गया और उन लोगों की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराने लगा। अरे बॉबी भाई, आप यहाँ पर कैसे? अच्छा, आप भी मेरी तरह घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्या? अगर आपका कभी भी यहाँ पर आना हो तो मुझे भी जरूर बताना। उन लोगों को देखकर ऋषभ के चेहरे की मुस्कान जा ही नहीं रही होती, बल्कि उसके चेहरे की अकड़ भी पल भर में गायब हो गई। यहाँ तक कि वो उन लोगों को देखकर थोड़ा झुक भी गया। जो लोग जानते हैं कि ऋषभ का परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, वो लोग उसे बॉबी को इस तरह से रेस्पेक्ट देते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये वही ऋषभ है जो सब लोगों के सामने एक अलग ही अकड़ और ओहदे में रहता है। उसे इस तरह से देखकर गौतम ने तुरंत चिराग के कान में धीरे से कहा, ये मुस्कान की चमकान को तो देखो, कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा है जैसे उसका पालतू कुत्ता हो। और इतना कहकर वो दोनों दोस्त धीरे से हंसने लगे। जितने भी हाई सोसाइटी के लोग हैं वो सब बॉबी और उसके आदमियों को जानते हैं। उन्हें पता है कि हाई सोसाइटी में उसकी क्या इज्जत है, इसलिए उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बॉबी से मिलेंगे। लेकिन ऋषभ सिर्फ बॉबी से मिला ही नहीं है, बल्कि उसने बॉबी से बात भी की है। इसी बात से पता चलता है कि ऋषभ की पहुंच कहां तक है। वहां पर खड़ी हुए सारी लड़कियों के बीच हंगामा मच गया। वो बार बार बस यही सोच रही हैं कि जैसे तैसे करके वो किसी तरह से बॉबी से बात कर पाए। अंदर आते ही बॉबी की नजर सबसे पहले सिद्धार्थ पर पड़ी और उसके चेहरे के हाव भाव काफी बदल गए। मगर फिर भी उसने अपने आप पर काबू पाते हुए ऋषभ से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें यहाँ पर कुछ स्कूल के लड़के मिले हैं जो अपने आप को बहुत अमीर समझ रहे हैं, मगर मुझे पहले से पता है कि उनमें से एक लड़के का बाप एक छोटा मोटा किसान है जो फलों की रेहड़ी लगाता है। उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो पैसों के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब मैं उसे सिखाने वाला हूं कि हम जैसे लोगों के बीच में किस तरह से उठा बैठा जाता है। तभी ऋषभ के एक दोस्त ने तुरंत बॉबी के पास आकर पूछा, भाई क्या आप अपने तरीके से उसे कोई सबक सिखाना चाहोगे? वहां पर खड़े सब लोगों को पता है कि बॉबी को लड़ना झगड़ना कितना पसंद है, इसलिए उस लड़के ने तुरंत बॉबी से कहा था कि उन लोगों। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो आगे खेलें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बॉबी भाई के सामने इस तरह से बात कर रहे हो। ऋषभ ने गुस्से से सिद्धार्थ पर गरजते हुए कहा। उसने तुरंत अपने हाथ से एक इशारा किया और अचानक सिद्धार्थ को काफी सारे लड़कों ने घेर लिया। वहां पर खड़ी हुई लड़कियां इतना ज्यादा डर गई कि उनके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी जाह्नवी ने तुरंत ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ऋषभ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर जाह्नवी और सिद्धार्थ बचपन से दोस्त है, वो अपनी वजह से उसके साथ ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ऋषभ ने अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए उसे चुप करा दिया और कहा, छोड़ो मुझे, हमारे मामले में तुम नहीं बोलो तो अच्छा है। जाह्नवी घबराया हुआ चेहरा लिए ऋषभ को देखती रह गई। वहीं गौतम और चिराग भी तुरंत आगे बढ़कर सिद्धार्थ के साथ खड़े हो गए। वो नहीं जानते कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है,
लेकिन वो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकते। बॉबी भी गेम में हार जाने की वजह से सिद्धार्थ से काफी ज्यादा नाराज है। वो बस ये देखना चाहता है कि ऋषभ अब सिद्धार्थ के साथ क्या करने वाला है। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर आराम से नजारा देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने बॉबी की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। गौतम और चिराग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है। बॉबी, क्या तुम मुझसे किया अपना वादा भूल गए हो? सिद्धार्थ ने सब लोगों के सामने बॉबी को अपना वादा याद दिलाया, जिसमें उसे पूरे दिन सिद्धार्थ की हर बात माननी है और उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करना है। ये सुनकर एक पल को बॉबी के होश उड़ गए। उसने यह नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ सब लोगों के सामने उसकी इस तरह से बेइज्जती कर देगा। उसे अचानक से कुछ देर पहले वीडियो गेम के दौरान हुआ सब कुछ याद आ गया। आखिर में उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट नीचे फेंक दी और पैर से मसलते हुए उस सिगरेट को देखने लगा। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब बॉबी सिद्धार्थ के साथ क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो इस बात से बेहद खुश है कि अब बॉबी को गुस्सा दिलाने के बाद सिद्धार्थ को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है ब्रदर। बॉबी की आवाज बहुत तेज नहीं है, मगर सब लोग उसे अच्छे से सुन सकते हैं। उसके मुंह से ये सुनते ही सब लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी है। बॉबी, जो कि हमेशा हाई सोसाइटी के लोगों के बीच उठता बैठता है और जिसकी फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है, वो इंसान जो अपने आप को बाकी सब लोगों से बेहतर समझता है, उसने अभी अभी एक मामूली से फल बेचने वाले के बेटे को ब्रदर कहा। ऋषभ और उसके साथ खड़े उसके दोस्त को ऐसा लगा जैसे उन्होंने शायद कुछ गलत सुन लिया है। हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सब लोग इतने ज्यादा हैरान है कि ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें बाहर ही आ जाएगी। वहां पर खड़ी जो लड़कियां बॉबी का बैकग्राउंड जानती हैं, ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे शायद ये सिद्धार्थ जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसके सामने बॉबी भी झुक गया है। वहीं ऋषभ और उसके दोस्त के लिए तो ये सब कैसे हर मूवी देखने से भी ज्यादा डरावना है। बॉबी के मुंह से भाई सुनने के बाद एक पल को सिद्धार्थ काफी खुश हो गया। आखिर बॉबी अपनी जबान का पक्का है। अगर वह हारा है तो वो सबके सामने अपनी हार कबूल करने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन सिद्धार्थ ऋषभ की अकड़ और उसके एटीट्यूड से काफी ज्यादा नाराज हो गया। उसने बॉबी की तरफ देखा और उससे कहा, अब जब तुमने मुझे ब्रदर कहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आगे क्या करना है ना? उसकी बात सुनकर बॉबी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर उसने फिर भी अपने दांत भींचते हुए अपना हाथ घुमाया और खींचकर ऋषभ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक। अचानक से अपने मुंह पर थप्पड़ पड़ने की वजह से ऋषभ बुरी तरह से हिल गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो गया। बॉबी, मेरा मतलब है कि बॉबी भाई, आपने मुझे क्यों मारा? तुमने मेरे इस भाई की बेइज्जती की है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे भाई की बेइज्जती करने वाले की मैं क्या हालत करता हूं। बॉबी के अंदर सिद्धार्थ को लेकर जितना भी गुस्सा था वो उसने सारा ऋषभ के ऊपर उतार दिया। एक तरह से ऋषभ उसके लिए एक पंचिंग बैग बनकर रह गया। वहां खड़ा ऋषभ का दोस्त भी डर के मारे थर थर कांपने लगा। भाई, ये बॉबी भाई को क्या हो गया है? बॉबी के साथ खड़े उस मोटे लड़के को भी सब लोग भाई भाई कहकर ही बुलाते हैं, मगर उस लड़के ने भी ऋषभ के दोस्त को धक्का मारते हुए कहा, तो अब तुम बॉबी भाई से पूछोगे कि वो किसी को क्यों मार रहे हैं? ये सुनकर ऋषभ का दोस्त भी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वहां पर अचानक से जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर वहां खड़े सब लोग काफी हैरान हैं। वो सब लोग सिद्धार्थ की तरफ देख रहे हैं, जिसके चेहरे के हाव भाव पल पल में बदल रहे हैं, लेकिन आखिर में उसके चेहरे पर एक सुकून है। उन लड़कियों ने तुरंत जाह्नवी से पूछा कि आखिर सिद्धार्थ और बॉबी के बीच क्या कनेक्शन है, मगर जाह्नवी खुद नहीं जानती कि वहां पर हो क्या रहा है। वो इस तरह की कोई चीज अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब बॉबी और उसके आदमी ने ऋषभ और उसके दोस्त को मारना पीटना शुरू किया, तब उन लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मार सके। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब बॉबी और उसके आदमी ने ऋषभ और उसके दोस्त को मारना पीटना शुरू किया, तब उन लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मार सके। वो उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग ही सकते हैं। लेकिन बॉबी सच में काफी ताकतवर है और वो ऋषभ को कहीं भागने ही नहीं दे रहा।
जाह्नवी ये सब और नहीं देख पा रही होती। वो आखिर में परेशान होकर तुरंत सिद्धार्थ के पास गई और उससे विनती करते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज इन लोगों से कहो कि अभी यह सब बंद कर दें। अगर ये लोग इसी तरह से लड़ते रहे तो किसी न किसी की जान चली जाएगी। जाह्नवी नहीं जानती कि आखिर सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से बॉबी और उसके आदमी सिद्धार्थ की सारी बात मान रहे हैं। यहां तक कि सिद्धार्थ का फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर ऋषभ को कुछ भी हो गया तो सिद्धार्थ की फैमिली उसका नतीजा नहीं भुगत पाएगी। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी की तरफ देखा। वो जाह्नवी से पूछना चाहता है कि आखिर उसकी ये फिक्र तब कहां थी जब उन तीनों के साथ उसका ये दोस्त ज्यादती कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे की फिक्र देखकर सिद्धार्थ ने चुप रहना ही ठीक समझा। उसने आखिर में एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम लोग लड़ना बंद कर दो। जब बॉबी ने लड़ना बंद कर दो जब तक ऋषभ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब ऋषभ और उसका दोस्त दोनों इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने सिद्धार्थ को क्यों भड़काया। बॉबी ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगली बार से थोड़ा और पावर के साथ, और हाँ, खाना अच्छे से खाया करो। ये क्या मरे मरे हाथ चलाते हो? अब जब सिद्धार्थ एक्टिंग कर ही रहा है तो वह अच्छे से एक्टिंग करना चाहता है। मगर बॉबी को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसने सिद्धार्थ से शर्त लगाई थी और इसलिए अपने गुस्से को पीने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं बॉबी के आदमी सिद्धार्थ को गुस्से से घूरने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि सिद्धार्थ सब लोगों के सामने जानबूझकर ताकतवर बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो सबको ऐसे दिख रहा है जैसे वो सच में बॉबी और बाकी लोगों से बेहतर हो। मगर सिद्धार्थ के ऊपर इन सारी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। ये सब कुछ हो जाने के बाद बॉबी ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, और आज के बाद तुम इन सारी बातों का ध्यान रखना कि तुम किस इंसान से और कैसी बात कर रहे हो। हाँ भाई, बिल्कुल। आज आपने मुझे अच्छे से सबक सिखा दिया है। आज के बाद मैं कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा। आज ऋषभ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो खुद तो क्या उसकी अगली 7 पुश्तें भी नहीं भूल सकती। गुड। लेकिन बॉबी इस वक्त बेहद नाराज है। उसकी इतनी बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई थी। मगर सिद्धार्थ यह जानते हुए भी आराम से वहां से मुस्कुराकर निकल गया। अब उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप गौतम और चिराग के साथ वहां से चला गया। जाह्नवी के ग्रुप ने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की। वो लोग नहीं जानते कि सिद्धार्थ और बॉबी के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। वहां से बाहर निकलते ही गौतम और चिराग ने खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। अरे सिड मेरे भाई, मेरी जान, आज तो तूने कमाल कर दिया। गौतम खुशी के मारे सिद्धार्थ के गले लग गया। गौतम और चिराग दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज सिद्धार्थ की वजह से वो दोनों बच गए, नहीं तो शायद आज उनके पैसे भी जाते और ऋषभ उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे बस कर भाई, अब कितना गले लगेगा। गौतम बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार, वो तो आज तूने सारी सिचुएशन संभाल ली, नहीं तो हमारे चेहरे भी उस ऋषभ की तरह लाल हो चुके होते। जिस तरह से तूने बॉबी जैसे इंसान को पूरा रौब दिखाते हुए ऑर्डर दिया, उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। चिराग ने भी गौतम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वो तीनों ये बात जानते हैं कि अगर उस वक्त बॉबी ने अपने शर्त मानते हुए सिड की बात नहीं मानी होती तो शायद आज उन तीनों का अंजाम बहुत गंदा होता। जिस तरह से बॉबी ऋषभ को बुरी तरह से पीट रहा था, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि गौतम और चिराग ये सब हैंडल नहीं कर पाते। जब जब गौतम ऋषभ की डरी और सहमी हुई आंखों को याद कर रहा है, तब तब वो इस बात को लेकर खुश हो रहा है कि उसकी जगह पर गौतम खुद नहीं था। चिराग और गौतम आज सच में काफी लकी रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से कहा, अरे ये सब इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, तुम लोग इस बारे में बात करना छोड़ो और मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ सिड, आज तूने हमारे पैसे बचा दिए, आज तू जो कहेगा हम तुझे वहीं खिलाएंगे। चल एक काम करते हैं, आज कहीं चलकर अच्छी सी छोले भटूरे खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। मगर तभी अचानक से सिद्धार्थ यह कहते कहते रुक गया। अरे यार, मेरी जैकेट तो वहीं रह गई जहां पर हम लोग खेल रहे थे। एक काम करो, तुम दोनों चलो, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूं। इतना कहकर सिद्धार्थ वापस उसी इंटरनेट कैफे में चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि किसी ने उसकी जैकेट को हाथ भी नहीं लगाया है। सिद्धार्थ ने आराम से अपनी जैकेट उठाई और वो वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा
तो वो और किसी की नहीं बल्कि आवाज है। उसने देखा कि बॉबी और उसके आदमी कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। उसमें से एक आदमी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान है और उसने अपने हाथ में एक तेज धारदार चाकू पकड़ा हुआ है। उस आदमी ने वो चाकू ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी ये बकवास बंद करो, आज तुम में से कोई यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। वहां पर लगभग 10-12 लोग बॉबी और उसके आदमियों को घेर कर खड़े हैं। बेशक बॉबी और उसके आदमी काफी अमीर खानदान से हैं, मगर फिर भी वो लोग इतने सारे खतरनाक लोगों के बीच काफी डर महसूस की कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने उन लोगों के पास आकर पूछा। बेशक बॉबी उसका दोस्त नहीं है और एक तरह से उसकी और बॉबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मगर फिर भी आज बॉबी ने अपनी बात मानकर उसकी इज्जत रख ली और उसके दोस्तों को भी बचा लिया। इसलिए सिद्धार्थ को वहां जाकर उनकी मदद करना ठीक लगा। अबे तू है कौन? तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के ऊपर इस तरह से चिल्लाने की? उन गुंडों में से एक आदमी ने सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए कहा। तभी 2 लड़के आगे आए और उन्होंने सिद्धार्थ को धक्का मारते हुए कहा, जा, चला जा यहां से, और अपनी टांगे सही सलामत चाहता है तो अब दोबारा यह मत आइयो। बॉबी और उसके आदमी भी सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक फल वाले का बेटा वहां पर उनके लिए इस तरह से आकर खड़ा हो जाएगा। बॉबी के आदमियों में से एक उस मोटे लड़के दीपू ने थोड़ा चिढ़कर कहा, इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ यहां से। बेशक वो लोग इस वक्त काफी खराब हालत में है, मगर इस हालत में भी वह एक फल वाले के मामूली बेटे से मदद नहीं लेना चाहते। सिद्धार्थ ने आराम से उस जगह से अपने कपड़े झाड़े जहां उन गुंडों ने उसे छुआ था और उसने बिल्कुल आराम से कहा, तुम लोग मुसीबत में हो और बॉबी ने मुझे भाई कहकर बुलाया है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं तो मुझे बाद में काफी बुरा लगेगा। उसकी ये बात सुनकर बॉबी के सर्कल में खड़ी एक दूसरी लड़की सानिया ने कहा, हमने तुम्हें भाई बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आकर दिखाओगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने तुम्हें भाई कहकर क्यों बुलाया था? बेशक सिद्धार्थ ने काफी अच्छा गेम खेला था, मगर फिर भी उसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है कि उसे बॉबी के सर्कल में रखा जाए। शर्त हारने की वजह से उन सब लोगों को मजबूरी में उसे भाई कहकर बुलाना पड़ा। देखो, शर्त की बात शर्त तक ही ठीक है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अब अपने घर जाओ। बेशक बॉबी सिद्धार्थ से गुस्सा है, लेकिन उसके इस तरह से उन लोगों के लिए खड़े होने की वजह से वो काफी इम्प्रेस हो गया है। इसके बावजूद भी वो ये नहीं चाहता कि कोई भी तीसरा इंसान उन लोगों के लफड़े में पड़े। बॉबी हमेशा से अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करता आया है। एक बार तुमने सबके सामने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, बस मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालते हुए कहा। उस वक्त पर वो छोटे बालों वाली लड़की तान्या सच में ये देखना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ किस तरह से उनकी मदद कर पाएगा। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सिद्धार्थ ने वहां पर आकर अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पूरी दुनिया में अकेला ऐसा लड़का है जिसने उसे गेमिंग में हराया है, इसलिए वो उसकी बर्बादी देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तान्या चाहती है कि आज जिस तरह से सिद्धार्थ ने बॉबी को अपनी उंगलियों पर नचाया और ऋषभ की बुरी हालत कर दी, ठीक उसी तरह से कोई आज सिद्धार्थ को भी पीट पीट कर हॉस्पिटल के बिस्तर तक पहुंचा दे। लेकिन उन लोगों की ये बकवास सुनकर उन गुंडों का लीडर रंजीत आग उबला हो गया। वह अपने हाथ में चाकू पकड़े आगे आया और उसने कहा, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। अगर इस लड़के को मैंने अगले 2 मिनट में इसके घुटनों पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी रंजीत राका नहीं। इतना कहते ही उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, मारो इसे। रंजीत सिद्धार्थ के ऊपर बेहद भड़का हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मामूली सा लड़का वहां पर आकर उसके मामले में बीच में बोल रहा है। इसके लिए उसने अपने आदमियों से सिद्धार्थ को मारने पीटने का ऑर्डर दे दिया, मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही देर में रंजीत के आदमियों की हालत काफी खराब हो गई। सिद्धार्थ ने उन सब लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कुछ देर के बाद वहां के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। रंजीत, जो अभी अपने हाथ में चाकू लेकर सब लोगों को धमका रहा था, बस करो, मैं अपनी हार मानता, बस करो, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस करो। रंजीत की हालत इस वक्त बेहद खराब है। तभी सिद्धार्थ ने उबासी लेते हुए रंजीत से कहा, तुम बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी कमजोर क्यों है? आज तुमने खाना नहीं खाया क्या? थोड़ा जोर से बोलो। रंजीत ने एक बार फिर कांपते हुए उससे विनती करने शुरू कर दी, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो,
उस वक्त बॉबी और उसके तीनों आदमी अपनी आंखें खोले हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो, जिसमें एक ही इंसान ने अकेले एक साथ 10 लोगों को मार गिराया है। सिद्धार्थ उस वक्त इतना पावरफुल है कि उसके सामने रंजीत और उसके आदमी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, अब मेरे कान मत खाओ और चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अगर आज के बाद तुम लोग मुझे यहां पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कहा। और उसके कहते ही रंजीत राका और उसके आदमी दुम दबाकर वहां से भाग गए। उस वक्त बॉबी और उसके तीनों आदमी अपनी आंखें खोले हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो, जिसमें एक ही इंसान ने अकेले एक साथ 10 लोगों को मार गिराया है। सिद्धार्थ उस वक्त इतना पावरफुल है कि उसके सामने रंजीत और उसके आदमी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, अब मेरे कान मत खाओ और चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अगर आज के बाद तुम लोग मुझे यहां पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कहा। और उसके कहते ही रंजीत राका और उसके आदमी दुम दबाकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर बॉबी और उसके आदमियों की तरफ देखा और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग पूरी तरह से सेफ हो। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी आज के बाद तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। बॉबी और बाकी सब लोग अब तक होश में नहीं आ पाए, पर कुछ देर के बाद बॉबी ने थोड़ा शांत होकर धीरे से कहा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू मदर। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान भी निकल सकते हो। आज तुमने सच में बहादुरी वाला काम किया है, इसलिए हम लोगों की मदद करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। बॉबी के साथ आए उस मोटे लड़के दीपू ने भी काफी बुरा फील करते हुए कहा, भाई मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। वहीं छोटे बालों वाली लड़की तान्या सिद्धार्थ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। उसने काफी एक्साइटेड होकर कहा, तुम तो सच में किसी हीरो से कम नहीं हो। क्या तुम मुझे भी सिखाओगे कि एक साथ 10 लोगों से कैसे लड़ते हैं? वहां पर खड़े सब लोग सिद्धार्थ के काफी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा वो लोग आज से लड़ते देख काफी इंप्रेस भी हो गए। उन्होंने शायद कभी इस तरह का कोई इंसान नहीं देखा है। अगर मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती तो तुमने कभी मुझे भाई कहकर नहीं बुलाया होता, सिद्धार्थ ने काफी आराम से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मदर इस बार उसकी बात सुनकर बॉबी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने आराम से सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर सिद्धार्थ ने बॉबी के हाथ की तरफ देखा और आखिर में अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, अभी मैं चलता हूं, बाय। सानिया को सिद्धार्थ का यह एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके जाने के बाद उसने कहा, इसे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। आखिर एक फल वाले का बेटा क्या जाने कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ लड़ने की वजह से ये महान हो गया? क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का हमारे सर्कल में रहने लायक है? मेरा हिसाब से कभी नहीं। सानिया, इंसान को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, बॉबी ने आराम से मगर सख्त आवाज में कहा, जिसे सुनकर सानिया इतनी डर गई कि वो बुरी तरह से कांप उठी और उसने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक से दीपू और बॉबी को समझ में आने लगा कि सिद्धार्थ ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके दोस्त बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मगर आखिर में उन्हें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सिद्धार्थ अपनी लिमिट अच्छे से जानता है, इसलिए वो उन लोगों से काफी दूर रहना चाहता है। बॉबी ये बात अच्छे से जानता है कि सिद्धार्थ काफी ज्यादा स्मार्ट है और इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी समझ से बड़े इंसान को जमीन पर ले जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो उन सब के लिए कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए आज उन सब लोगों की नजर में सिद्धार्थ की इज्जत बहुत बढ़ गई। सिद्धार्थ आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसका गाया हुआ गाना लोगों के बीच दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। एक नए सिंगर के लिए इस मुकाम तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए और उन सब लोगों के आगे जाने का टाइम आ गया, तो ये गाना भी धीरे धीरे लोगों की जुबान से उतरने लगा और कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सिद्धार्थ इस बात से पहले से ही काफी खुश है कि उसका गाना टॉप 3 में पहुंचा। जल्द ही सिद्धार्थ ने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। उसे वहां पर कंप्यूटर के बेसिक्स और नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और तब भी उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर कार्तिक नंदा की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। कार्तिक नंदा मुंबई इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर स्टूडेंट है जो
गर्मियों की छुट्टियों में इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा है। उसने देखा कि सिद्धार्थ का दिमाग और उसके साथ साथ उसके हाथों की स्पीड भी काफी अच्छी है। एक दिन उसने सिद्धार्थ को रोका और उससे कहा, सिद्धार्थ, तुम कंप्यूटर्स में इतनी जल्दी इतने अच्छे कैसे हो गए? क्या तुम्हारे किसी दोस्त को भी ये टेक्नोलॉजी पहले से पता है? नहीं सर, वो मैं गेमिंग वगैरह में काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे कंप्यूटर के बेस की काफी नॉलेज है। मैं अपने पूरे दिल से आईटी सीखना चाहता हूँ और मुझे इसमें काफी मजा भी आता है, सिद्धार्थ ने आराम से जवाब दिया। कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, वेरी गुड सिद्धार्थ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो। हम लोग एक वर्कशॉप रख रहे हैं जिसमें बच्चों को नए नए प्रोग्राम सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां पर आना चाहिए। उस वक्त बॉबी और उसके तीनों आदमी अपनी आंखें खोले हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो जिसमें एक ही इंसान ने अकेले एक साथ 10 लोगों को मार गिराया है। सिद्धार्थ उस वक्त इतना पावरफुल है कि उसके सामने रंजीत और उसके आदमी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, अब मेरे कान मत खाओ और चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अगर आज के बाद तुम लोग मुझे यहां पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कहा। और उसके कहते ही रंजीत राका और उसके आदमी दुम दबाकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर बॉबी और उसके आदमियों की तरफ देखा और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग पूरी तरह से सेफ हो। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी आज के बाद तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। बॉबी और बाकी सब लोग अब तक होश में नहीं आ पाए, पर कुछ देर के बाद बॉबी ने थोड़ा शांत होकर धीरे से कहा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। मगर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान भी निकल सकते हो। आज तुमने सच में बहादुरी वाला काम किया है, इसलिए हम लोगों की मदद करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। बॉबी के साथ आए उस मोटे लड़के दीपू ने भी काफी बुरा फील करते हुए कहा, भाई मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। वहीं छोटे बालों वाली लड़की तान्या सिद्धार्थ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। उसने काफी एक्साइटेड होकर कहा, तुम तो सच में किसी हीरो से कम नहीं हो। क्या तुम मुझे भी सिखाओगे कि एक साथ 10 लोगों से कैसे लड़ते हैं? वहां पर खड़े सब लोग सिद्धार्थ के काफी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा वो लोग आज से लड़ते देख काफी इंप्रेस भी हो गए। उन्होंने शायद कभी इस तरह का कोई इंसान नहीं देखा है। अगर मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती तो तुमने कभी मुझे भाई कहकर नहीं बुलाया होता, सिद्धार्थ ने काफी आराम से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मगर इस बार उसकी बात सुनकर बॉबी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने आराम से सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर सिद्धार्थ ने बॉबी के हाथ की तरफ देखा और आखिर में अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, अभी मैं चलता हूँ, बाय। सानिया को सिद्धार्थ का यह एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके जाने के बाद उसने कहा, इसे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। आखिर एक फल वाले का बेटा क्या जाने कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ लड़ने की वजह से ये महान हो गया? क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का हमारे सर्कल में रहने लायक है? मेरा हिसाब से कभी नहीं। सानिया, इंसान को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, बॉबी ने आराम से मगर सख्त आवाज में कहा, जिसे सुनकर सानिया इतनी डर गई कि वो बुरी तरह से कांप उठी और उसने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक से दीपू और बॉबी को समझ में आने लगा कि सिद्धार्थ ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके दोस्त बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मगर आखिर में उन्हें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सिद्धार्थ अपनी लिमिट अच्छे से जानता है, इसलिए वो उन लोगों से काफी दूर रहना चाहता है। बॉबी ये बात अच्छे से जानता है कि सिद्धार्थ काफी ज्यादा स्मार्ट है और इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी समझ से बड़े इंसान को जमीन पर ले जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो उन सब के लिए कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए आज उन सब लोगों की नजर में सिद्धार्थ की इज्जत बहुत बढ़ गई। सिद्धार्थ आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका गाया हुआ गाना लोगों के बीच दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। एक नए सिंगर के लिए इस मुकाम तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए और उन सब लोगों के आगे जाने का टाइम आ गया, तो ये गाना भी धीरे धीरे लोगों की जुबान से उतरने लगा और कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सिद्धार्थ इस बात से पहले से ही काफी खुश है कि उसका गाना टॉप 3 में पहुंचा। जल्द ही सिद्धार्थ ने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। उसे वहां पर कंप्यूटर के बेसिक्स
और नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और तब भी उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर कार्तिक नंदा की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। कार्तिक नंदा मुंबई इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर स्टूडेंट है जो गर्मियों की छुट्टियों में इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा है। उसने देखा कि सिद्धार्थ का दिमाग और उसके साथ साथ उसके हाथों की स्पीड भी काफी अच्छी है। एक दिन उसने सिद्धार्थ को रोका और उससे कहा, सिद्धार्थ, तुम कंप्यूटर्स में इतनी जल्दी इतने अच्छे कैसे हो गए? क्या तुम्हारे किसी दोस्त को भी ये टेक्नोलॉजी पहले से पता है? नहीं सर, वो मैं गेमिंग वगैरह में काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे कंप्यूटर के बेस की काफी नॉलेज है। मैं अपने पूरे दिल से आईटी सीखना चाहता हूँ और मुझे इसमें काफी मजा भी आता है, सिद्धार्थ ने आराम से जवाब दिया। कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, वेरी गुड सिद्धार्थ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो। हम लोग एक वर्कशॉप रख रहे हैं जिसमें बच्चों को नए नए प्रोग्राम सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां पर आना चाहिए। जी सर, मैं बिल्कुल वहां पर आऊंगा। मुझे और चीजें सीख कर काफी खुशी होगी। वर्कशॉप वाले दिन सिद्धार्थ जल्दी ही अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। उस दिन सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेनिंग सेंटर ने सिद्धार्थ के टैलेंट को अच्छी तरह से देखा। जो भी चीजें बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें सिद्धार्थ चुटकियों में समझकर सॉल्व कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल हो। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो अभी कंप्यूटर सीख रहा है। दिन खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अपना बैग उठाया और वो कार्तिक को कुछ नोट्स देने के लिए उसके पास गया, मगर उसने देखा कि कार्तिक अपने लैपटॉप को लेकर काफी परेशान है। वो बार बार उस पर कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। ये देखकर सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ सर, आप परेशान नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं सिद्धार्थ, वो बस मैंने कुछ दिनों पहले यह सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन अब यह खुल ही नहीं रहा है। मुझे अपने कॉलेज वापस जाकर ही सॉफ्टवेयर अपने टीचर को सबमिट करना है, मगर आज अचानक से ये ओपन ही नहीं हो रहा। इसमें मेरी महीनों की मेहनत है। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सिद्धार्थ ने एक नजर उस लैपटॉप पर डाली और बोला, सर, क्या मैं ट्राई करके देख सकता हूं? कार्तिक ने सिद्धार्थ को देखा और जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो सिद्धार्थ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं खुल पाएगा। ये मेरा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट है। फिर भी अगर तो ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सिद्धार्थ ने तुरंत वो लैपटॉप लिया और वो उसे लेकर एक कोने में बैठ गया। कार्तिक भी वहीं उसके साथ बैठा रहा और उसे ध्यान से देखता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद अचानक से सिद्धार्थ ने उछलते हुए कहा, ये हो गया। कार्तिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो लगभग पिछले 12 सालों से एडवांस लेवल कंप्यूटर सीख रहा है, मगर उसके बावजूद भी वो उस सॉफ्टवेयर को खोल नहीं पाया। जबकि सिद्धार्थ अब तक उस लेवल पर पहुंचा नहीं है, लेकिन उसने कुछ ही देर में उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया। कार्तिक ने खुश होते हुए सिद्धार्थ की पीठ थपथपाई और उससे कहा, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो सिद्धार्थ, दिखाओ तो। वाह, कमाल है सिद्धार्थ, अपने इस टैलेंट को वेस्ट मत जाने देना। आज तुमने मेरी महीनों की मेहनत पर पानी फिरने से बचा दिया। मैं इसके लिए तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कीप इट अप। वह पैसे लेकर सिद्धार्थ चुपचाप अपने घर वापस आ गया, मगर आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने सचमुच काफी कुछ अचीव कर लिया हो। आज पहली बार उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। ये पैसे उसके लिए बेहद कीमती है। छुट्टियां एंजॉय करते करते हुए धीरे धीरे से बोर्ड का रिजल्ट आ गया, जिसमें सब लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब सब लोग अपना स्कूल खत्म कर चुके हैं और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के दिन सिद्धार्थ के घर पर वेबसाइट पूरी तरह से जाम हो गई। उसने तुरंत गौतम और चिराग को कॉल किया तो उनके घर पर भी यही हाल है। आखिर में उन तीनों ने फैसला किया कि वो दोबारा से इंटरनेट कैफे जाकर अपना रिजल्ट चेक करेंगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अंदर काफी भीड़ लगी हुई है। उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर अपना स्कोर चेक करने के लिए आए हैं। उस भीड़ में सब लोगों के अलग अलग तरह के इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग गुस्सा है तो कई काफी परेशान हैं। ओए, मेरे नंबर अच्छे हैं, अब तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मैंने तो अपना सारा पेपर चीटिंग करके किया था, तो इसका मतलब आगे वाले लड़के ने मुझे गलत आंसर बताए थे। अब मेरा क्या होगा? अरे बताओ ना, तुम गुजरात की यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर मुंबई की यूनिवर्सिटी में? मैंने सुना है कि हमारी क्लास के आधे बच्चे साउथ इंडिया जाने के बारे में सोच रहे हैं।
वहां पर बच्चे अपने आने वाले कल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन लोगों की बातें सुनकर चिराग और गौतम के दिल की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई, मगर सिद्धार्थ के ऊपर इन सारी चीजों का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उन सारी चीजों को लेकर काफी कूल हो। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके वो तीनों कैफे के अंदर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उन लोगों ने वहां जाकर अपना रोल नंबर डाला और अपने मार्क्स चेक करने लगे, लेकिन यहां पर भी वही हालत है। सब जगह वेबसाइट जाम है और कोई भी अपने मार्क्स नहीं देख पा रहा है। अरे यार, ये लोग हमारी घबराहट क्यों बढ़ा रहे हैं? हम यहाँ सुबह से टेंशन में मरे जा रहे हैं और इन लोगों को वेबसाइट जाम करनी है। गौतम के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। सिद्धार्थ ने गौतम की तरफ देखा और उसे शांत कराते हुए कहा, हो सकता है काफी सारे लोग एक साथ अपने मार्क्स देख रहे हैं, इसलिए यह वेबसाइट जाम है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करते रहते हैं। क्या पता वेबसाइट फ्री हो जाए। आखिर में उन तीनों के पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो वहीं बैठे रहे और बार बार अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते रहे। कुछ देर के बाद अचानक से सिद्धार्थ के बराबर में बैठे हुए गौतम ने उछलते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे देखकर सिद्धार्थ और चिराग काफी हैरान हो गए और उन्होंने भी हंसते हुए पूछा, अबे तुझे क्या हो गया? तुझे दौरे पड़ रहे हैं? मेरा रिजल्ट आ गया यार, मेरा रिजल्ट आ गया, गौतम ने खुशी खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर चिराग और सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपना रिजल्ट किया, मगर उनका रिजल्ट अब तक नहीं शो हो रहा है। उन्होंने गौतम की तरफ देखा और पूछा, तेरे कितने मार्क्स आए? यार, मुझे तो यही लगा था कि बोर्ड एग्जाम सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन कॉलेज के एग्जाम देते हुए तो मेरी जान ही निकल रही थी। अब मुझे पता चल रहा है कि यह सब कुछ कितना ज्यादा मुश्किल होता है। गौतम ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, हाँ, ये सब छोड़ और चुपचाप अपने मार्क्स बता। इससे पहले कि गौतम कुछ कह पाता, अचानक से चिराग भी चिल्लाने लगा, मेरा भी आ गए, मेरा भी आ गए। उन दोनों की खुशी देखकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी स्क्रीन की तरफ देखा, मगर उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों है कि उसका रिजल्ट ही खुल नहीं रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ और बात हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका एग्जाम पेपर कैंसिल कर दिया गया हो? ये सब सोच सोचकर सिद्धार्थ का दिल थोड़ा घबराने लगा। गौतम और चिराग का रिजल्ट आ चुका है। गौतम आज बहुत खुश है। उसके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं और इतने मार्क्स में वो बहुत आसानी से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब बस उसे ये सोचना होगा कि वो कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है। वह तुरंत खुशी से उछलने लगा। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो गौतम के मार्क्स काफी अच्छे हैं। उसने तुरंत उठकर गौतम को गले लगा लिया और कहा, तूने तो सच में कमाल कर दिया यार, तूने तो हम सब लोगों को काफी प्राउड फील कराया है। चिराग भी उन लोगों को देखकर उनके पास आ गया और उसने भी गौतम के कंधे पर हाथ रखकर उसे बधाई दी। गौतम इन सब से काफी भौचक्का रह गया। उसके चेहरे पर वो हैरानी साफ दिख रही है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे यार। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। गौतम को बधाई देने के बाद चिराग और सिद्धार्थ एक बार फिर अपना रिजल्ट खोलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के बाद चिराग ने भी चिल्लाते हुए उन दोनों को बताया, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे भी कट ऑफ के आसपास ही नंबर आए हैं। गौतम और चिराग के टोटल नंबरों में ज्यादा फर्क नहीं है। सिद्धार्थ अपने दोनों दोस्तों के लिए बेहद खुश है, मगर उसे इस बात का भी डर है कि कहीं उसका रिजल्ट आज निकल ही नहीं पाया तो। उसी वक्त अचानक से पहले चिराग और उसके बाद गौतम का फोन बजने लगा। हाँ माँ बोलो। माँ जल्दी आता हूँ। हाँ रिजल्ट आ गया है, घर पर आकर बताता हूँ। गौतम ने फोन रखते हुए चिराग और सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, यार मेरा तो घर से फोन आ गया और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। चिराग ने भी कहा, मेरे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि उन्हें घर जाकर जल्द से जल्द रिजल्ट बताऊं। चिराग ने आराम से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम ज्यादा परेशान मत होना और जैसे ही रिजल्ट आए हमें तुरंत बताना। अभी हम लोग घर जा रहे हैं पर जल्दी मिलते हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उन लोगों को एक बार फिर बधाई दी और वो फिर से अपना रिजल्ट खोलने की कोशिश करने लगा। वो बार बार वेबसाइट का पेज रिफ्रेश कर रहा है, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा। उसी वक्त गौतम और चिराग की जगह पर दो लड़कियां आकर बैठ गईं और अपना रिजल्ट देखने लगी। वो दोनों इस बात पर बेहद खुश हैं। उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी अकड़ साफ नजर आ रही है, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं है। उनके चिल्लाने की वजह से बहुत सारे लोग उसके नंबर देखने वहां पर आ गए।
सिद्धार्थ ने एक नजर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ डाली, मगर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ी नाराज हो गए। यो सिद्धार्थ का शांत चेहरा देखकर काफी हैरान है। वहां पर अभी भी बाब लोग खड़े होकर उस लड़की को बधाई दे रहे हैं, और तभी अचानक से सिद्धार्थ की स्क्रीन पर उसका राह होने लगा। बहुत देर के बाद सिद्धार्थ का रिजल्ट उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होने लगे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। टॉपर इन द सिटी। एक पल को सिद्धार्थ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुका है। उसने पूरे दिल्ली शहर में टॉप किया है। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने तुरंत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कोई भी बता सकता है कि वो इस वक्त कितना खुश है। वो अपने एग्जाम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, मगर एक स्टूडेंट होने के नाते उसके मन में डर भी था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे एक अजीब सा सुकून मिल गया हो। उसके दिमाग में अचानक से अपनी पिछली जिंदगी घूम गई, जब हमेशा उसके टीचर्स और पेरेंट्स उसके मार्क्स देखकर दुखी हो जाते थे और उस पर गुस्सा करते थे। अब जब वो अपने माँ बाप को यह बताएगा कि उसने दिल्ली शहर में टॉप किया है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? वो तो इस बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ उसके दिमाग में तरह तरह की चीजें भी चल रही है। इतने अच्छे नंबर आने का मतलब ये है कि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, किसी लोकल कॉलेज में नहीं। अपना रिजल्ट देखने के बाद सिद्धार्थ खुश मन से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और वहां से बाहर चला गया। उसके पास बैठी हुई लड़की ने देखा कि सिद्धार्थ वहां पर नहीं है, तो वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर उसका रिजल्ट देखने लगी, और उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाव भाव देखकर उसकी दोस्त भी वहां पर आ गई और उसने पूछा, क्या हुआ? तू ऐसे बुद्ध बनकर क्यों खड़ी है? तभी उस लड़की की नजर सिद्धार्थ की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी और वो जोर से चीख उठी, तो ये लड़का जो अभी अभी यहां बैठा था, ये टॉपर है। उसकी चीख सुनते ही वहां खड़े सब लोगों के बीच हंगामा मच गया और सब तुरंत उसी स्क्रीन की तरफ आ गए। देखते ही देखते हैं सब लोग सिद्धार्थ के बारे में बातें करने लगे और सिद्धार्थ वहां पर हीरो बन गया। ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाली लड़की अपने मन में कहीं न कहीं सिद्धार्थ को एक बेवकूफ लड़का समझ रही थी, जिसे शायद किसी लोकल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। मगर ये रिजल्ट देखकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। जो लोग वहां पर उसे बधाई देने और उसका रिजल्ट देखने आए थे, वो अब सिद्धार्थ के बारे में बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आराम से अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। उसे आज रास्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे हवा बेहद सुहानी हो गई है। अपने घर जाते हुए उसने दूर से देखा कि चिराग किसी लड़की के साथ खड़ा है। थोड़ा पास जाकर उसने देखा कि वो लड़की जाह्नवी है। जाह्नवी अपनी कार से कुछ दूर हटकर खड़ी है और उसने चिराग की तरफ देखकर कहा, मैं सोच रही हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। कल मैं मुंबई कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने जा रही हूँ। उसके बाद कैसे तैयारी करनी है और कैसे एडमिशन लेना है, ये सब कुछ मैं वहीं पर सोच लूंगी। सिद्धार्थ दूर से खड़ा खड़ा उनकी बातें सुन रहा है, मगर उसने जाह्नवी के पास जाकर बात ना करना ही ठीक समझा। चिराग ने भी जब देखा कि सिद्धार्थ दूर खड़ा है तो उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद जाह्नवी चिराग को बाय बोलकर वहां से चली गई और सिद्धार्थ उसके पास आ गया। अरे यार, यह जाह्नवी ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा है। मैं चलता हूं, लेकिन एक बात तो बता, तेरा रिजल्ट कैसा रहा? चिराग ने जल्दबाजी में सिद्धार्थ से पूछा। इसीलिए सिद्धार्थ ने उसे अभी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा और आराम से कहा, हाँ ठीक नंबर है मेरे भी। चिराग जानता है कि सिद्धार्थ के अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, इसलिए उसने इस बारे में सिद्धार्थ से ज्यादा नहीं पूछा ताकि उसका दोस्त और शर्मिंदा न हो। उसने आराम से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और बाय बोलकर वहां से चला गया। सिद्धार्थ कुछ देर बाद आराम से घर लौट आया। उसने घर पर आकर देखा कि उसके पिता बसंत यहाँ से वहां घूम रहे हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। वहां पास ही उसकी माँ बैठी हुई है और वो भी काफी परेशान है। उसके घर आते ही सिद्धार्थ की बहन श्वेता तुरंत उछल गई और उसने वो चिल्लाते हुए कहा, सिद्धू पिट्टू आ गया। उसे देखते ही सुनीचा और बसंत ने उसे घेर लिया और अपनी उम्मीदों भरी नजरों से पूछा, क्या हुआ बाबू, पास तो हो गए ना? बताओगे कि नहीं? क्या हुआ, कॉलेज में दाखिला मिलेगा कि नहीं? सच तो ये है कि सिद्धार्थ के माँ बाप को उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि उनका बेटा कम से कम किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए।
उन दोनों की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा कि वह किस तरह से अपने माँ बाप को अपने मार्क्स के बारे में बताया, मगर उसने एक गहरी सांस ली और कहा था, माँ, बाबूजी, मैं पास हो गया हूं। उसकी बात सुनते ही उसकी माँ सुनीता जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने कहा, हमार बाबू, गुड़िया के बापू, हमार बाबू। बाजुआ गुड़िया बसंत का चेहरा भी खुशी से खिला उठा। हाँ हाँ सुना बुढ़िया माँ। तभी श्वेता ने आगे बढ़कर उन दोनों को संभाला और कहा, अरे माँ पापा, भाई ने टॉप किया है, टॉप। आज पहली बार श्वेता की नजर में उसके भाई ने कुछ करके दिखाया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के माँ बाप एक पल को अपनी ही जगह पर खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, क्या कहा, इसने टॉप किया है? इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और पूछा, बाबू, ये गुड़िया का कहत है, अरे अब बोल बे की ना? उन्होंने सिद्धार्थ को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ते हुए पूछा। इस पर सिद्धार्थ ने अपने बैग से रिजल्ट का वो पेज निकाला जो उसने इंटरनेट कैफे में प्रिंट कराया था और निकालकर अपने माँ बाप की तरफ बढ़ा दिया। बसंत और सुनीता को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए बसंत ने तुरंत वो पेज लेकर श्वेता को दिया और कहा, देखा तो इसमें क्या लिखा है? श्वेता ने बहुत ध्यान से उस पेज को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने खुशी खुशी से उछलते हुए अपने माँ बाप को बताया, मम्मी पापा, सिद्धू के सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं आए, बल्कि इसमें लिखा है कि इसने पूरे शहर में टॉप किया है। अपनी बेटी की बात सुनते ही बसंत और सुनीता दोनों बिल्कुल सन्न रह गए। वो हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सुनीता वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी, मगर इस बार उनके आंसू खुशी के हैं। ना चाहते हुए भी बसंत की आंखें भर आई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये उन्हीं का नालायक बेटा है जिसकी उन्हें हर वक्त चिंता लगी रहती है। आज उसने पूरे शहर में टॉप किया है और उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सुनीता ने तुरंत आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। हमार बाबू, जुग जुग जियो बेटा, आज हमार छाती गर्व से चौड़ा हुई गवा। भगवान बस हमार बाबू का इसी तरह तरक्की दे। बसंत काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर बोले तो बोलें क्या। देखो गुड़िया, ये मजाक का समय ना ही है, बता भी दो अब। नहीं पापा, ये सब कोई खेल नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप ये पेज बाहर किसी और को भी दिखा सकते हैं। हाँ, इस बात पर यकीन करना, सच में थोड़ा मुश्किल है कि यह नालायक सिद्धू इतने अच्छे मार्क्स लाया, मगर इस बार इसने सच में कमाल करके दिखाया है। आज तो इसने मुझे अपना फैन ही बना लिया। आज श्वेता की आंखों में सच में सिद्धार्थ के लिए एक अलग तरह की इज्जत दिख रही है। अपने परिवार वालों की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ भी काफी इमोशनल हो चुका है। उसे अपने पूरी जिंदगी यही लगता रहा कि उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, मगर आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर उसके दिल को बेहद सुकून मिला है। जब बसंत को इस बात का यकीन हो गया कि सिद्धार्थ और श्वेता झूठ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। हमूला, तुम पर गर्व है बेटा, हमूला, तुम पर गर्व है। कहने को तो उन्होंने सिद्धार्थ से ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर उनकी इस बात ने भी सिद्धार्थ का दिल को छू लिया और उसकी आंखें भर आईं। कुछ ही देर में वो पूरा परिवार काफी इमोशनल हो गया। कुछ देर के बाद श्वेता ने थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करते हुए अपनी माँ से कहा, अरे माँ, अब क्या तुम रोती ही रहोगी? देखो तुम्हारी वजह से मेरा काजल भी खराब हो गया। हाँ हाँ गुड़िया की माँ, आज तो खुशी अवसर है, आज तो घर माँ पकवान बनेगा कि नाही? हाँ चलो एक काम करत है, आज हलवा हम बनाबे। अरे भाई, हमरे बाबू ने पूरे शहर माटाप किया है, ये कोनो छोटी मोटी बात थोड़े है। आज पूरे घर में खुशी का माहौल है। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल वीरेंद्र सर काफी ज्यादा दुखी हैं। वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और एक एक करके सारे बच्चों के रोल नंबर वेबसाइट पर डाल रहे हैं और अब तक किसी भी बच्चे के नंबर कुछ खास नहीं आए, बल्कि आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो चुके हैं। उन्होंने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, एक तो पहले से ही हमारा स्कूल इतना बदनाम है, इसके बाद तो कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। तभी उनकी नजर सिद्धार्थ के रोल नंबर पर पड़ी। वैसे तो उन्हें सिद्धार्थ से भी कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिर में वो रोल नंबर डाल दिया और जैसे ही रिजल्ट पेज पर आया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल को उनको लगा जैसे उन्हें कोई झटका लगा हो। उन्होंने सबसे पहले पेज के ऊपर सिद्धार्थ के नाम के सामने साइंस टॉपर लिखा हुआ देखा, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या? उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कोई बच्चा टॉप भी कर सकता है।
उन्होंने तुरंत अपनी आंखें मली और एक बार फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। वो उसके नजदीक जाकर अपनी आंखें गड़ाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगे, मगर उन्हें कहीं से भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। एक पल को तो उन्हें यह लगा कि उनके दिल की धड़कन ही रुक जाएंगी। उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट निकाली, मगर इस वक्त हैरानी और शौक से उनके हाथ कांप रहे हैं। वो ठीक से सिगरेट भी नहीं पकड़ पा रहे। आखिर में आकर उन्होंने अपने सिगरेट नीचे जमीन पर फेंक दी। उन्होंने गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत कराने की कोशिश की ताकि वो सच में इस बात पर यकीन कर पाए कि उनके स्कूल का एक बच्चा इतना होनहार और टैलेंट है। दिस इज नॉट पॉसिबल, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने आप को शांत करने के बाद उन्होंने एक बार फिर पेज रिफ्रेश किया और सिद्धार्थ का रोल नंबर एक बार फिर डालकर देखा, मगर इस बार भी रिजल्ट वही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह सब क्या हो रहा है। ये इस लड़के की मेहनत है या फिर इसकी किस्मत। जब पहले मॉक टेस्ट में इसके अच्छे नंबर आए थे तब तो मुझे यही लगता था कि इसने चीटिंग की है। तब मैं अपने आप को कितना समझदार समझता था, लेकिन बेवकूफ तो मैं निकला। तो इसका मतलब कि ये लड़का बाद में जानबूझकर अपने टेस्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था ताकि मैं इस पर शक ना करूं। अब वीरेंद्र सर को ऐसा लग रहा है जैसे वो पिछले 6 महीनों से अंधेरे में रह रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद उनका मन आज काफी खुश है। उनके स्कूल का बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि उसने पूरे शहर में टॉप भी किया है। और अब ये बात वो तुरंत चिल्लाकर सब लोगों को ये बातें बताने चाहते हैं। लेकिन मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वक्त पर सिद्धार्थ के रिकॉर्ड देखे थे उस वक्त तो। अब वीरेंद्र सर ये बात सोचना भी नहीं चाहता है कि आखिर दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसा बड़ा स्कूल इतने अच्छे स्टूडेंट को अपने स्कूल से क्यों निकाला था, क्योंकि इसकी तरह के टॉपर्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल रेड स्टोरी FM को सब्सक्राइब करें। आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से ही हमें ऐसा दिलचस्प कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।